हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आस्क असलम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर से जो आ रही है कनाडा से। सो इंडिया एंड कनाडा अग्रीज टू रिज्यूम द हाई कमिश्नर्स ट्रेड टॉक्स एंड अदर डायलॉग्स। ये पिछले 1-1.5 साल से आपको पता है बंद होंगे। पहले कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर को वहाँ से निकाल दिया था, फिर हमने उसको रिटेलिएट किया और इंडिया से हमने जो है उनके कमिश्नर को यहाँ से जाने के लिए कहा था। एंड वी लिटरली हैड नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फॉर लास्ट 1.5 years, and now we have got the great news that both the prime ministers and of the countries have agreed to resume this relationship. What does it mean? That now the Indian students will have again a chance to go back to their favorite study abroad destination, which has attracted a lot of Indian students. After US, this was the second most popular destination for Indians for almost last 5 to 6 years. So this is a great news for the students who are looking to go to Canada for higher education. And what does it mean is that this would fasten the visa process, which was halt for last so many months. डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दी थी ताकि दे वर डिस्करेजिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू कम टू कनाडा, बट अब ये नहीं होगा और अब इंडियन स्टूडेंट्स आसानी से फिर से कनाडा जा पाएंगे अपने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए। और हमको पता ही है कि वी हैव गॉट मोर देन 2 lakhs इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग, एंड on an average 1,37,000 plus students were going on an average in a year to Canada to study, and I think this is a great news. This is also kind of an assurance that students whose visas were rejected during this tension phase or whose applications were deferred now will have a good chance to resume back their application process, and those students who are freshly making an application to Canada can have a good chance to apply within time and get their visas within time to resume their higher education in abroad. उसी के साथ दूसरी बड़ी न्यूज़ आ रही है नीट से। नीट के रिजल्ट्स डिस्क्लोज हुए थे मेडिकल्स के लिए, एंड द स्टूडेंट्स हु आर अस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर दे वर वेटिंग डियरली फॉर देयर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं आए। इस वक्त के नीट के पेपर्स काफ़ी टफ थे। स्टूडेंट्स के काफ़ी कंप्लेंट्स थे, पेरेंट्स के कंप्लेंट्स थे, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आए हैं। और ऐसी सूरत में अगर आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी MBBS के लिए एडमिशन देखना चाहते हैं, देन इट्स अ बिग चैलेंजिंग सिचुएशन बिकॉज योर मार्क्स आर नॉट गुड। इफ़ यू वांट टू गो टू द गवर्नमेंट institute in India, we have got hardly less than 20-30,000 seats, and if you see the complete number of seats which are available for MBBS, it's approximately 1 lakh as against 12 lakh students who cleared the NEET exam. नाउ ऑफ कोर्स जो ये बाकी के 11 लाख स्टूडेंट्स जो बचेंगे उनके लिए बड़ी मुश्किल का टाइम है कि इतने सीट्स में से अब वो देखें कि कैसे एडमिशन्स होगा, एंड हेंस दीज स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट टू चूज द इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे फीस 60-80 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपीस तक जाती है, विच बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत ऐसे हैं जो ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दे हैविली रिलाई ऑन टू द गवर्नमेंट सीट्स। अब इस मौके में आप क्या करेंगे? क्या आपके पास 1 करोड़ रुपए है या इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए? और अगर नहीं, देन यू हैव गॉट द सेकेंड स्ट्रैटेजिक प्रपोजल which is coming in the form of study abroad in MBBS. Yes, बहुत से स्टूडेंट पेरेंट्स को अभी भी नहीं पता है कि सिर्फ आप इंजीनियरिंग MBA के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर बनने के लिए भी बाहर पढ़ने जा सकते हैं। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू स्टडी MBBS in abroad in this given situation, you have got a good news. You can spend less than 30 to 40 lakhs rupees for the entire 5 or 6 years of MBBS and can study at world's one of the best medical institutes. These institutes could be located in Georgia, Russia, Philippines, China, where the fees is between 20 lakhs to 35 lakhs for the entire duration, and this fees may also include tuitions, food, accommodation, travel and all other expenses, and that's how it becomes very affordable to study your MBBS degree at the 1/3 of the cost of studying at the private medical institutes here in India. और आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम्स, ये पढ़ाई करने के बाद जब आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो FMGE
या जिसको नेक्स्ट का एग्ज़ाम बोलते हैं, वो भी एग्ज़ाम आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जो आपको देना होता है। और इसके पासिंग रेट जो होते हैं वो 20% से लेके 60% तक होते हैं। जॉर्जिया से जो बच्चे पढ़ के आए हैं लास्ट ईयर में देखा गया है कि उनका पासिंग रेट काफ़ी अच्छा रहा है, 40 to 60%। रशिया का भी 40 to 45% होता है। इसका मतलब 100 बच्चे जो अपीयर करते हैं ये नेक्स्ट टेस्ट के लिए, जो क्लियर करने के बाद आप MBBS डॉक्टर का लाइसेंस ले सकते हैं इंडिया में, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अगर 40 to 50% का पासिंग रेट है तो काफ़ी अच्छा है। फीस काफ़ी कम होगी, 20 से 40 लाख के बीच में आप ये MBBS की डिग्री कर सकते हैं, और करोड़ों रुपए आप अपने पेरेंट्स के बचा सकते हैं इफ़ यू फॉलो दिस प्रोसेस। वेल, this is the right time because students are still thinking कि हम क्या करें. This is the perfect time to apply for MBBS in abroad. So ये जॉर्जिया, फिलीपीन, चाइना, रशिया, ये जो पैकेज है, इसके अलावा those parents who want to send their kids to Europe, then you have got the destination which you can keep in mind like Hungary, जहाँ पे फीस एक साल की 13 से 17 लाख के करीब होती है। इसका मतलब पूरे 5 से 6 साल के MBBS के लिए विद इंटर्नशिप आपका कुल मिलाकर जो खर्चा होगा वो 1 करोड़ 10 लाख रुपीस के करीब होगा, विच इज़ इक्वलेंट टू what you will be otherwise spending here in the private medical institutes of India. खैर, इसमें एक बड़ी एडवांटेज ये है कि हमारे यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की हालत बड़ा खस्ता है। वी हैव गॉट substandard facilities, education quality is not that great in the private medical institute, in most of the institutes, and hence when you opt to go abroad you will have a better facilities. These institutes are among the top 500 600 QS ranking institute जहाँ पे हमारे कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट क्वालिफाई नहीं करते हैं, और कम फीस में आप वहाँ से पढ़ाई करके आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें याद रखनी है कि आपका नीट का स्कोर आपके लिए ज़रूरी है। अगर जिन लोगों ने नीट नहीं दिया है वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, दे कैन गो टू स्टडी अब्रॉड, हाउएवर दे कैन नॉट कम बैक एंड प्रैक्टिस ईयर और अपीयर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। उसके लिए नीट क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूरी है जो 150-160 के करीब होते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये सब मार्क्स ले लिए होंगे। अब ये मुश्किल में है कि इतना पैसा हम खर्चा करके इंडिया में नहीं पढ़ सकते, hence for those students this becomes a very good option. And those who have got the higher budget, जैसे मैंने बताया हंगेरी में आप जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है जर्मनी का भी। जर्मनी ऑल्सो ऑफर्स द MBBS प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, दिस ऑल यूनिवर्सिटीज इन दिस कंट्रीज ऑफर MBBS प्रोग्राम्स इन English language. But yes, when you go to Hungary, when you go to Russia, Georgia, इंग्लिश में पढ़ाई तो ज़रूर होगी, बट वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत सीखनी ज़रूरी है। एटलीस्ट अ बेसिक कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दिस यू कैन डू इट वाइल स्टडिंग। आपको कोई यहाँ पे बहुत बड़ी क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है MBBS की पढ़ाई सिखाते सिखाते इंग्लिश में आपको अपनी लोकल लैंग्वेज भी सिखाते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपना 2 या 3 साल का फर्स्ट जो एकेडमिक पीरियड है वो कंप्लीट करते हो और आप इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल स्टडीज़ जो होती है वो 2 साल या 3 साल के बाद शुरू हो जाती है। ये सब मेडिकल कॉलेजेस के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं। यू हैव टू गो एंड डू योर इंटर्नशिप देयर। व्हेन यू डू योर इंटर्नशिप इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एटलीस्ट यू हैव गॉट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ देयर लोकल लैंग्वेज, बिकॉज आपको वहाँ पे पेशेंट से बात करनी होगी, वहाँ पे जो मेडिकल असिस्टेंट स्टाफ है उनसे बात करनी होगी। हो सकता है डॉक्टर्स को इंग्लिश आती हो, बट वहाँ के लोकल असिस्टेंट जो होंगे या पेशेंट्स होंगे दे मे नॉट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और या उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे जो हॉस्पिटल में हैं वो फ्लुएंट नहीं होंगे, एंड हेंस इन दैट केस यू मे वांट टू लर्न दैट लैंग्वेज। सो ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है they will help you to learn this language while you're studying, so that before you go for your clinical internship you will be well prepared for this. So these are the different options which are available. आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो इतनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज फॉरेन में हैं they should be NMC approved. So you consult with good counselors, consultants who have got a detailed knowledge, because study abroad का कंसल्ट होने का ये मतलब नहीं कि उनको MBBS की भी उतनी ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, and hence
प्लीज़ अप्रोच टू ट्रस्टेबल कंसल्टेंट काउंसलर्स, या तो आप हमारे ऑफिस में कंसल्ट कीजिए जहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर विल हैव अ डिटेल नॉलेज अबाउट MBBS इन अब्रॉड। ये NMC का रूल क्या है, NMC की लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, वहाँ से पढ़ के आने के बाद आपको कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, जो FMGE या नेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसका पासिंग रेट क्या होता है, कितने मरतबा वो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, वगैरह वगैरह, सो दैट यू आर सुपर क्लियर बिफोर यू टेक योर फर्स्ट बिग स्टेप। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ इज़ अगेन अ वेरी बिग न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम मुंबई। सो University Grant Commission has granted approval for five foreign universities to set up their campuses in India. So I'm just skimming through this particular news. So UGC has approved University of Western Australia from Australia, University of York from UK, University of Aberdeen from UK, Illinois Institute of Technology from US, and Instituto Europeo di Design, that's an Italian institute. They all have got approval from UGC to set up their campuses here in India. So the new location has been identified in New Bombay, near New Bombay, called Edu City. ये गवर्नमेंट का प्लान है, ये सिटी बनाई गई है जैसे गिफ्ट सिटी गुजरात में है, और वहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी लाई गई थी। डेक्कन यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सेटिंग अप देयर फर्स्ट कैंपस एवर by any foreign university in India. Similarly, उसी तरीके से बॉम्बे, न्यू बॉम्बे के पास में एडू सिटी बनाई गई है जहाँ पे ये कैंपसेस आ रहे हैं, और चेन्नई में भी UWS का सेकेंड इंडिया का जो यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसका जो बड़ा कैंपस है वो चेन्नई में आ रहा है, एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। उनको गवर्नमेंट ने 18 मंथ्स का टाइम दिया है कि यू कैन सेट अप योर ऑपरेशंस इन दिस 18 मंथ्स एंड दे कैन फुल्ली enjoy their autonomy to design their curriculum, their fees and their admission requirements. So they would be completely independent operating universities. Advantage ये होगा कि जो students हैं जो foreign की degree चाहते हैं but foreign जा नहीं सकते for some or other reason, maybe you are a graduate or already a graduate and having some experience, and maybe because of social reasons, security reasons, safety reason, or because of any personal reason you cannot travel. Now you have a choice to go to these university campuses. but ये ध्यान रखिए कि फ़ीस बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाली है। हाँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस की जो ओरिजिनल फ़ीस होती है उससे 25 to 30%, यानी वहाँ पे अगर फ़ीस आप मान लें कि 20 लाख है तो अराउंड 30% अगर मान ले तो यहाँ पे फिर भी 13-14 लाख रुपए की करीब फीस होगी, एंड यू कैन स्टडी देयर कॉलेज कैंपस हियर इन इंडिया एट 25 to 30% लेसर कॉस्ट. दिस विल गिव यू an opportunity to get best of both the worlds while studying in India, still getting a foreign degree. However, there is a big crowd who wants to go to abroad studies. The reason why is not just a foreign degree but an international exposure, getting a networking environment which is very global, getting an international pay package which would be 10 to 20 times higher than what you get otherwise in India, and getting the better lifestyle. If these are your requirements, then going abroad remains your only solution. Well, so that's a big thing. So India is attracting slowly, gradually foreign university campuses, and in my opinion, I believe that they are not going to compete with the option of going abroad. कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जाना चाहते थे अब नहीं जाएंगे और यहीं पे पढ़ेंगे. Actually, essentially, according to me, these universities are going to compete with प्राइवेट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जिनकी फ़ीस भी महंगी होते होते 6, 8, 10 लाख हो गई है अभी, या 12 लाख है कहीं कहीं पे. तो इंडियन स्टूडेंट्स कैन थिंक एंड टेक अ चॉइस कि शुड आई गो टू स्टडी इन एक्सपेंसिव इंडियन प्राइवेट कॉलेज और शुड आई स्टडी इन द फॉरेन कॉलेज हैविंग अ कैंपस इन इंडिया. तो ये कंपटीशन उनके बीच होगा. जिन बच्चों को बाहर पढ़ने जाना है, जैसे मैंने रीजंस बताए, वो रीजंस के लिए तो डेफिनेटली आई बिलीव दे आर गोइंग टू गो अब्रॉड. Now, next news is coming from a different angle point of view. What is happening is that, of course, we always say that you take a decision early so that you apply to the foreign universities well in time. Ideal scenario, ideal timing is that you apply at least 1 year in advance. Okay, ideal scenario. Now, you are already in this June end period. And now you somehow woken up and then you realize कि नहीं, मुझे अब स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, मैंने बहुत देर कर दिया, अब क्या होगा, मैं जा सकूंगा या इस साल में नहीं जा सकूंगा. तो yes, you still have a choice and chance to go to study abroad
ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस नहीं होंगे, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन डेडलाइंस जो है वो ऑलरेडी क्रॉस हो गई हैं, बट हाँ आपके पास 30 to 40% यूनिवर्सिटी अभी भी हैं यूके में, कुछ यूनिवर्सिटी यूएस में जहाँ पे एप्लीकेशन जो डेट्स हैं अवेलेबल हैं, कुछ एक्सटेंडेड हैं, एंड हेंस यू विल हैव अ चॉइस to apply to these universities. In Europe also there are many countries who would offer you the admission at this particular point of time. आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, दो you will be looking for the last moment cycle for the admission process. Don't hurry up to choose the university. Take the counselor's help. Identify still out of the remaining 30-40% of the university choices, what would be the right choice for you. We always ask to follow the 3C model. Always identify what is the right course, right country, and in that country what is the right college for me, and combine these three dots together in order to arrive to the right conclusion. So आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ क्लोज होंगी बट कॉलेजेस अवेलेबल होंगे, यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी अवेलेबल है एडमिशन्स के लिए, and then France, Germany, Hungary, they have got their deadlines coming in the month of July. So July is kind of a very crucial period for this last minute admission seeker. So I would suggest कि आप ये लास्ट मंथ का फ़ायदा उठाएं, जुलाई मंथ का फ़ायदा उठाएं, और बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए काउंसलर्स को अप्रोच करें और उनसे सलाह लें, मशवरा करें, और देखें कि जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या सही है. यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के अभी भी ऑप्शंस हो सकते हैं. स्कॉलरशिप आप एक याद रखें कि व्हेन वी से स्कॉलरशिप इन अब्रॉड, इट्स नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस. द स्कॉलरशिप कुड बी ऑल्सो बेस्ड ऑन द एडमिशन क्राइटेरिया. सो if you are meeting an admission criteria, you may also get automatically an scholarship. So ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी जिनके सीट्स काफ़ी बचे हैं, तो ये क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट के स्कॉलरशिप, लास्ट मोमेंट के फीस डिस्काउंट्स, अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स, इफ़ यू पे फीस before the deadlines, so they can still offer you some discounts, some early bird discounts, some scholarships, some grants. So आप दिल छोटा ना करें, ये लास्ट मोमेंट पे भी आप एक बेटर फीस डिमांड कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग काउंसलर्स हु कैन हेल्प यू टू कैरी आउट योर दिस प्रोसेस. सो ये लास्ट मोमेंट के कुछ एडमिशन के हमारे suggestions हैं आपके लिए. Now with this news we will move to the question answer session, and let me quickly have a look at the questions which we have already received. First question is, if a student has an academic gap or low GPA, what's the smartest way to still build a strong application? Well, very thoughtful question. अब यहाँ पे ऐसे होता है कि आपके पास एकेडमिक गैप है या आपके यहाँ पे मार्क्स कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ हु लुक एट स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो एंड प्रोफाइल इन अ होलिस्टिक मैनर. यानी वो सिर्फ आपके एकेडमिक परसेंटेज पे डिसीजन नहीं लेती आपको एडमिशन देने का, वो देखती है कि एडमिशन एकेडमिक परसेंटेज एंड मार्क्स के अलावा आपने क्या किया आपके एकेडमिक लाइफ में. सो मे बी दैट इफ़ यू हैव गॉट द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, मे बी यू विल हैव some extracurricular activities certificates like singing, dancing, any competition which you have appeared for. Maybe you won, maybe you have participated, but you must have done something beyond academics. You were good in sports, for example. Then bring those certificates to the counselors while making an application. If the counselor do not know, because ये भी बड़ा प्रॉब्लम है स्टडी अब्रॉड की काउंसलिंग में, कि बहुत से काउंसलर, बहुत सी कंपनी को नहीं पता है कि एकेडमिक्स के अलावा भी किस तरीके से एडमिशन किया जाता है अगर एकेडमिक्स कम हो या गैप हो. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच ले सकते हैं. एकेडमिक्स को आप रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने चांसेस इंप्रूव करने के लिए अपने अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स को यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रेस अपॉन द यूनिवर्सिटीज़. सो दैट्स नंबर वन. नंबर टू, you should also showcase the extra efforts you put in to learn something new. Maybe that you have joined some online course, you have done some workshop on AI, leadership skills, personality development, any sorts of any extra learning outside the school or college classroom. And if you have got those certificates, that becomes a testimony that you are a student who is investing into a self growth, self learning. थर्ड सजेशन मेरा ये होगा
कि इफ़ यू हैव डन एनी सोशल एक्टिविटीज़, यस, यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है कि इंडिया में मे बी एक सोशल एक्टिविटी को इतने इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता एडमिशन के वक्त, बट फॉरेन में खासकर यूएस यूके यूनिवर्सिटीज़ में आपके सोशल एक्टिविटीज़ को भी बहुत महत्व दिया जाता है. सो इफ़ यू हैव असिस्टेड any old age homes, you have assisted any NGOs, or any animal care center, or any retirement center, or any blood camp, you have assisted and got the certificates, you got some photographs, please do collect and produce that as a part of your application. Insist on counselors that take a chance on the basis of this my extra activities, and maybe you can have a better chance to get and secure the admission. And my last suggestion and point for you is to write a very very strong SOP, statement of purpose. कुछ जगह इसको essay भी कहा जाता है. This statement of purpose or essay is nothing but a letter written by a student to convince the university that why should they select that student, and hence you can take that letter very seriously. You can that is a very structured way to draft the letter. We don't have that much time to go in detail, वरना उसी के लिए एक complete session लगेगा. बट ये है कि हाँ, इंट्रोडक्शन आप अपना दे दो, फिर आप अपना बैकग्राउंड में कोई आपके अचीवमेंट्स है उसको बयान करो, और जो आप कोर्स करना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके बीच में लिंक दिखाओ कि हाउ दैट बैकग्राउंड एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू लिंक, और उस लिंक को आप फ्यूचर में लेके जाओ कि हाउ दैट कोर्स, दैट कंट्री एंड दैट यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव what you want to achieve in future. So that's how you can draft a path on your SOP and then conclude it that why you're choosing this university, what is it something which is great about this university you learn about, and then praise the country, praise in a very logical way, and how does it going to benefit you in future. So अगर ये आप 4-5 चीज़ों पे मेहनत करोगे तो you can have a chance to secure the admission in spite of having a low GPA or a gap. Let's move to the next question. By the way, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स. इफ आई हैव अ टाइम आई विल टेक इट, और आई विल टेक दैट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम. Is it wise to switch streams while applying abroad, like moving from engineering to design or business? Very much. In India, it's kind of a negative impact creating decision, but in abroad, it is very common phenomena. So if you are engineering students, it is very much available for you to go to the courses which are related to management field. So of course आप MS कर सकते हैं अपनी फील्ड में. आप सपोज फॉर एग्जांपल ले लें, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप MS में जा सकते हैं. अदरवाइज यू कैन गो इनटू मैनेजमेंट फील्ड, लाइक यू कैन गो फॉर MBA, यू कैन गो फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यू कैन गो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आपकी एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेबल है, अवेलेबल है. हाँ, कुछ कोर्सेज हो सकते हैं जो ज़्यादा टेक्निकल हो, से फॉर एग्जांपल फाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे यूनिवर्सिटी को अगर बैचलर्स में कुछ सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपने फुलफिल नहीं की है तो वो आपको या तो एडमिशन नहीं देगी, या तो ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपको फाउंडेशन कोर्सेज के लिए अप्लाई करने बोलेंगे और फिर आपको बताएंगे कि यू कैन ज्वाइन आफ्टर डूइंग अ फाउंडेशन कोर्स टू आर यूनिवर्सिटी. सो येस, इट इज़ वेरी मच ओके टू स्विच or extend your education from bachelor's to master's in some other direction, or completely switch over. For example, an engineering student can apply for hospitality management, which has got no relevance at all. I have counseled and seen students successfully joining from computer IT background to culinary course, food preparation course, of becoming a chef, and now leading a successful career in different parts of the world. So out of my experience, I can give you a confidence that it is very much okay. Because क्या होता है, जब हम 12th करते हैं उसके बाद जब अपने बैचलर्स डिग्री करने के लिए इंजीनियरिंग बिजनेस कोर्सेज वगैरह सेलेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू आर नॉट हैव डन अ करियर काउंसलिंग, you would have taken that decision under peer pressure or under the influence of your parents or family members. ये बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है. तो ये होता है कि जब आप ग्रेजुएशन करके ख़त्म कर चुके होते हैं या ख़त्म कर रहे होते हैं, तब आपको ये रियलाइज़ होता है यार मैंने ये कौन सा कोर्स कर लिया, मेरा तो इसमें दिल ही नहीं है. और आई हैड द सेम प्रॉब्लम व्हेन आई डिड माई कॉमर्स डिग्री. आई चोज कॉमर्स बिकॉज वन, आर्ट्स वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टू मी and science was too difficult for me, and engineering मुझे करना नहीं था.
तो मेरे पास ऑप्शन था कि चलो कॉमर्स इज अ मिड वे, लेट्स डू इट कॉमर्स. दैट्स व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इवन टुडे विल टेक कॉमर्स फॉर. Now whilst we complete the commerce, we realize कि यार ये accounting, finance, this is not something which I want to do for my rest of my life. I don't want to sit on desk and calculate through the P&L and balance sheet. And hence at that time you can completely change your profession from there to some other field. And that, remember, that's the very crucial period and decision for you to take. And hence in foreign countries, most of the universities would allow you to switch over the career. Next question, what should a student do if their IELTS score is stuck at a minimum level, maybe 6.0 or more or less? So yeah, there could be a chance whereby you have done a multiple attempts and still your IELTS results are refused to improvise. In that scenario, you can search for the universities who would expect or accept a lower IELTS exam. That's number one. So with some little rigorous research, you should be able to find such universities. Second option, you can take the foundational course to compensate your less marks in IELTS. That could be for 3 to 6 months, and then progress it to your mainstream course, which is of masters or MBA level, and then you can do so by bridging this gap through the foundation course. That could be the one option. And third could be that you may want to go for a course which accept the IELTS which is lesser than what is expected otherwise, but for that you need to change your specialization. So that could be the different combinations which you can try. Next, is it better to choose a country with 1 year masters or go for 2 years? Which one is good for job opportunities? Very good question, and very often it's misunderstood. Many of the counselors also in our industry do not know the real answer for this. Well, you know that UK, Ireland, Singapore, some of the private institutes do offer 1 year master. In fact, New Zealand में भी 12 से 15 महीने के बीच के ड्यूरेशन के भी मास्टर्स अवेलेबल है. Wherein traditionally the masters have been offered, master means MBA or MS or MA courses are offered for 2 years. Now ये लगता है कि if I am going for 2 years course, then that 2 years course is going to be more worthwhile because I am going to spend more time to learn that degree as compared to the 1 year course. But in real sense, this is not how you compare. The academic year comparison is always misleading, because it could be very much possible that in a university whereby you're going for 2 years course, you are only attending 2 days classroom study per week, whereas a university which is offering a master's course for 1 year is offering a 4 days classroom study. So basically you are doubling your classroom studies per week and still studying the same thing in the end of the day. And hence you see that foreign universities do not necessarily compare the courses with the course duration. As I said, it could be misleading. They compare it with credit hours, that how many hours you spend on that course to learn, and those hours I can choose to spend say 240 hours in 2 years, and somebody can invest same 240 hours but he chooses to do 1 year course. So from the employer's point of view, both have studied with the similar credit hours into the course. Only difference is one gentleman has taken extended time, another one has really crashed the course and he put in more time within the short span of week. And hence for employers point of view, both are equal, in terms of job opportunity. तो जो आप 4 दिन में यहाँ सीख रहे हैं वहाँ 2 दिन में सीख रहे हैं, तो सीख रहे सेम है, बट आपने चूज़ किया है कि आप एक हफ्ते में ज़्यादा पढ़ाई करेंगे. हैंस यूके, आयरलैंड कुड बी गुड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फास्ट ट्रैक डिग्री फॉर 1 year, and in some cases New Zealand as well, whereas Australia, Canada, US and Germany are traditionally offering 2 years program. दोनों का इम्पोर्टेंस इतना ही है जैसे मैंने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया. नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट्स वन माइंडसेट शिफ्ट अ स्टूडेंट नीड्स before leaving their home country for study abroad? Well, it requires a very detailed answer, but I'll give you a very short answer. A mindset which I always tell my students during the pre-departure session, that believe that
world is not waiting for you. I'm sorry, it may sound a little harsh, but this is a fact. हम ये मूवीज़ देखते हैं, सिंग इज किंग, अक्षय कुमार ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, डांस कर रहा है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, है ना, गर्ल्स आर फॉलोइंग टू हिम. इन रियल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होने वाली आपके साथ. इन रियल लाइफ में यू आर गोइंग टू compete against the best brains of the world who are going to be part of that university where you're going to study, and hence it's not going to be easy, it's going to be super competitive, right? एंड हेंस हो सकता है कि यहाँ पे जाते वक्त आपको दिखे कि आपकी सोसाइटी से, आपके एरिया से, यू आर ओनली वन हु इज गोइंग टू दैट कंट्री और कॉलेज, बट द मोमेंट यू अराइव देयर on that day you realize, oh my god, I've got at least around 10,000 students coming from different parts of the world for the same university, and couple of thousands and hundreds for the same course. And in that case you will feel the pressure of having a severe competition, and these people come with a lot of their open-mindedness and different education system background, and hence I would suggest that be very humble. Don't buy into the media which feeds you that India is progressing and Indian economy is thriving and the world is looking at India, everybody needs Indian customers. This is all bullshit. The fact is that you are as good as you compete with others and outshine your competitor as a student in terms of your behavior, your nature, your academic. Second thing is, what more important is your attitude. People think that choosing the right college and course and top ranking university can ensure me a good career. That's half truth. The first thing what employer sees is your attitude, whether you have got the attitude to learn new, or whether you have an attitude to show off that you brought so many things from you and you come from that country, and then you can be selected because you saw the Indians are thriving in Silicon Valley and other places, and all multinational companies are headed by the Indians. That's true, but they worked very hard to reach at that position. It's not going to come to you automatically just because you have got the same reference point as a country like India. So hence you got to really work hard. Your attitude needs to be a learning attitude, and then only your university, your degree, your university ranking, your Indian credibility will count for you to make a successful career for yourself. I hope that these answers helps you to be a better student for tomorrow and be successful in the world map. With this, I would like to thank you for that. I would love to see you again next week on Saturday. Until then, take very good care of yourself. Thank you. Bye-bye.